डिस्कशन आगे लेके चलते हैं, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप देखिए, आज अब एक खास बात आज के बाजार में ये है कि बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक 1:10 का एडवांस डिक्लाइन के बावजूद आज ग्रीन में। अगर एक अच्छा दिन होता तो आईसीआईसीआई 4-5% चल चुका होता, बट ऑफकोर्स वो अकेला कितना बाजार को सपोर्ट करेगा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और साथ में टाटा स्टील, बाकी 1:10 तो इंडेक्स में तो वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसके बावजूद भी एचडीएफसी फ्लैट है और आईसीआईसीआई ग्रीन में। अच्छे दिन में काफ़ी बड़ा इसको संकेत माना जाता था। चलिए ये सब हम डिस्कस करते हैं। अमित खुराना भी इंस्टीट्यूशनल हेड दौलत कैपिटल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या चल रहा है आपकी डेस्क पे? बाजार तो दिख रहा है कि एकदम मेल्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 150 पॉइंट फ्रेश फॉल, फ्राइडे की बड़ी फॉल के बावजूद आपके यहाँ किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन से? सेल ऑर्डर्स डोमिनेट कर रहे हैं क्या? ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ सेल ऑर्डर्स है। सेलेक्टिव लेवल में बाइंग भी दिख रही है कई काउंटर्स में। सो बेसिकली जो बाजार का ब्रॉडर ट्रेंड है, जो एक रेंज बाउंड बिहेवियर है, वो मुझे लगता है कि इस लास्ट के फ्यू डेज में एस्टैब्लिश हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके यही ट्रेंड कुछ हफ्तों के लिए रहे, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक बात है एक्टिविटी की, डोमेस्टिक फंड्स का हमने लास्ट के कुछ दिनों में नंबर्स देखे हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। सेलेक्टिवली बाइंग का इंडिकेशंस वहां से क्लियरली आए हैं, लेकिन वो जो बाइंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इस बिट को हर बार सपोर्ट कर पाए। और इसीलिए हमारा जो बायस है, हमारा जो एक एक्सपेक्टेशन है, वो ये है कि अभी भी कुछ टाइम है इस बाजार को बॉटमिंग आउट शो करने के लिए, एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेलिंग ऑब्जर्व करने के लिए भी थोड़ा और समय लग सकता है। मेरा एंटिसिपेशन है कि ये शायद टिल मिड जैन ऐसा ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। और फिर जब Q3 के अर्निंग्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, कंपनीज के नतीजे आएंगे, तो फिर उसके हिसाब से एक नए डायरेक्शन बनने का मुझे प्रोबेबिलिटी दिखता है। तो ऐसे में अमित, अब सवाल ये है कि क्या रीड कर रहे हैं मार्केट्स? हमने देखा कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट बिहेव कर रहे हैं उसको अब हम मिरर नहीं करते पूरी तरीके से। इस समय आप देखिए, अगर यूरोप के बाजार भी जो हैं वो करीब आधा से 1% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दिसंबर का महीना वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्शन पैक्ट वाला नहीं होता, तो अब ट्रिगर्स क्या होंगे नेक्स्ट? आपने बताया कि अर्निंग्स, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय है। उससे पहले बाजार में अब क्या ट्रिगर्स होंगे? देखिए, दो बहुत ही इमीडिएट ट्रिगर्स हैं, वो शायद हमें कुछ दिनों में ही एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और उसमें एक सबसे बड़ा ट्रिगर है रिजर्व बैंक का पॉलिसी, जिसमें मुझे लगता है कि लिक्विडिटी मेजर्स लिए जाएंगे कि जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसे विड्रॉ किया जाए, उसे निकाला जाए। और दूसरा, रेट्स के ऊपर हमारा व्यू है कि रेट्स में कोई चेंज नहीं होगा इस पॉलिसी मीट में। सृष्टि का लिंक लिया आईसीआईसीआई बैंक पे, लेकिन इस बात के इंडिकेशंस आरबीआई जरूर देगा कि वो रेट बढ़ाने के लिए बाजार को तैयार करेंगे, इंडिकेशंस देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे शॉर्ट टर्म का ट्रिगर दिखता है, वो है कि जो नया वायरस का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हमें दिखाई देते हैं अगले 8 से 10 दिनों में। वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करेगा बाजार के बिहेवियर को। अगर उसमें न्यूज फ्लो नेगेटिव आना चालू होता है और इंडिया केसेस इन पर्टिकुलर थोड़ा सा भी बढ़ने का इंडिकेशन आता है, तो थोड़ा बाजार में कॉशन का दौर आ जाएगा। और अगर उसमें लगता है कि नहीं, ऐसा कोई ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है, तो फिर बाजार में एक सपोर्ट का लेवल डिफाइन होना चालू होगा। तो नियर टर्म के लिए मुझे लगता है ये दो इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डिटरमाइन करने के लिए कि इंडिया का मार्केट कैसा बिहेव करेगा। मैं आपसे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करना चाहूंगा, जिन्होंने काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी टिल्ट कमेंट्री दी है ओवर द वीकेंड, और इसीलिए आज के बाजार में भी वो आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ी डिटेल जान लेते हैं कि क्या बातें मिस्टर बख्शी ने खास तौर पे सैटरडे को एनालिस्ट मीट में दी, जो बहुत ही ज़्यादा वेल अटेंडेड थी बाय द वे। सृष्टि, आप बताइए। जी बिल्कुल, पूरा फोकस जो है बैंक के डिजिटल इनिशिएटिव्स किस तरीके से ले रही है बैंक, उस पर देखने को मिला है। और साथ ही ये सारे इनिशिएटिव्स बैंक की एसेट क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, ये भी बैंक ने बताया। और साथ ही वो ये भी अपना फोकस बता रहे हैं कि जो भी ये प्लेटफॉर्म्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे चल के उनका फोकस ये रहेगा कि वो अपनी फ्रेंचाइजीज को किस तरीके से बढ़ाएं। सबसे पहले आइए बात करते हैं इनके आई मोबाइल
एप्लीकेशन की, तो बैंक इसको एक सुपर ऐप बनाना चाहता है, जिसमें कि इन्होंने बताया कि जो इनका आई लेंस फीचर है वो इंस्टेंट मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करता है, और फिलहाल 70% जो लोन्स हैं वो इसी फीचर के थ्रू वो बैंक सैंक्शन कर रहा है। जो इनके इंस्टा लोन फीचर है वहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो रिटेल शेयर है वो काफ़ी अच्छे से और बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ लोन्स ही नहीं, जो इनका डिजिटल बिजनेस है उसमें जो है वो डिपॉजिट्स और कार्ड्स फ्रंट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का इन्होंने ग्रोथ हाईलाइट किया है, जो कि इंस्टा क्रेडिट कार्ड है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें आईसीआईसीआई और अमेजॉन पे कार्ड इनके लिए एक ह्यूज सक्सेस साबित हुआ है। अब ये बैंक किस तरीके से ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट कर रहा है वो भी इन्होंने हाईलाइट किया है। तो वो एआई पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड पूरा अपना कॉन्टैक्टलेस कलेक्शन फीचर लेकर आए हैं। फुल्ली ऑटोमेटेड फीचर है ये, जिसमें कि बैंक की कलेक्शंस जो हैं उसमें जो कलेक्शन कॉस्ट जो है जिसकी वजह से बैंक की रिड्यूस होती हुई नजर आ रही है, और ये सभी प्रोडक्ट्स के लिए बैंक फिलहाल यूज कर रहा है। साथ ही किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से नेगोशिएट कर रहा है, वो भी ये डिजिटल सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करता है, और साथ जिसके चलते जो इनका टर्न अराउंड टाइम है वो 75% तक रिड्यूस हो चला है। तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस और साथ ही डिपॉजिट और लोन्स जो हैं ये सभी पैमानों पे जो बैंक की डिजिटल स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर रही है। तो डिजिटल सच में एक फ्यूचर है, और ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक इन सभी इनिशिएटिव्स को लेकर चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक पे आपका क्या व्यू है लार्ज कॉर्पोरेट सेंट्रिक बैंक्स पे? सो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ये हमारे दो टॉप पिक्स हैं लार्ज कैप बैंकिंग में, और हमारा ऐसा व्यू रहा है कुछ टाइम से कि इन ऑल द लार्ज कैप्स दीज टू फ्रेंचाइजेस का परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में सबसे अच्छा रहने का हमें ऐसा व्यू है। उसका कारण एक ये भी है कि आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप ध्यान दें, कुछ सालों से काफी सारा बैलेंस शीट में जो दिक्कतें थी सारा क्लीन अप हुआ है, एंड आगे आने वाले टाइम में दे आर मच बेटर पोजिशन वर्सेस अदर बैंक्स के मुकाबले। तो इसलिए हमारे लिए एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक हमारे दो पिक्स रहे हैं लार्ज कैप बैंक्स में, और हमारा प्रेफरेंस भी लार्ज कैप बैंक्स के लिए ही है इस समय इन द सेक्टर। ऑल राइट, ठीक है। तो ये राय आईसीआईसीआई बैंक पर आपको दे दी गई है। अमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कुछ और अगर सेक्टर्स की बात करें, जैसे कि मेटल हो गया, ऑटो हो गया, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमने देखा। मेटल में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, और ऑटो में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छी रैली आई थी, लेकिन उसके बाद जब एक एक करके नंबर्स आना चालू हुए और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, वो भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं है। तो इन दोनों सेक्टर्स को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, ऑटो में मेरा व्यू अभी कॉशन का है। जो एक ऐसी बात लग रही थी कि शायद वॉल्यूम रिकवरी आएगा और जो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई का इशू है वो ठीक हो जाएगा। नए वेरिएंट के आने के बाद उसमें थोड़े डाउट्स आ गए हैं, पर अब एक दूसरा बहुत बड़ा जो शिफ्ट हो रहा है ऑटो सेक्टर में वो है ईवीज की वजह से, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इंजन्स हैं, ट्रेडिशनल जो ऑटोमोबाइल खरीदते थे हम एज अ कंज्यूमर, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आने वाले कुछ सालों में। और इस बात का मार्केट में बहुत बड़ा कंसर्न है कि कैसे करंट ऑटो कंपनीज अपने आप को पोजीशन कर पाएंगी उस डिमांड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि उनका वे ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट काफी डिफरेंट है वर्सेस द न्यू टेक्नोलॉजीज विच ईवीज शो करेगा कंज्यूमर को। तो मेरा काफी कंसर्न है ऑटो कंपनीज पे, इसलिए इस समय हम ऑटो कंपनीज के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। फोर व्हीलर्स में भी सेम कंसर्न है, क्योंकि सप्लाई साइड इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगा, और ऑटो एक बिजनेस के रूप में जब तक वॉल्यूम नहीं आता उसके लिए ब्रेक इवन करना और प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेटल्स में हम लोग काफी बुलिश रहे पहले पार्ट ऑफ द ईयर में, लेकिन अब हमारा व्यू ये है कि काफी सारी चीजें जो प्राइस गेन्स थे, जो वॉल्यूम का अपटिक था लॉकडाउन ओपन होने के बाद, वो काफी चीजें कैप्चर हो चुकी हैं वैल्यूएशंस में। ग्लोबल लेवल पर देखें तो डिमांड के ऊपर बहुत सारे व्यूज और बहुत सारी न्यूज फ्लो जो कि काफी कंफ्लिक्टिंग है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, इसलिए एक ट्रेंड बनाना शायद कुछ हफ्तों के लिए पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए थोड़े टाइम से हम लोग मेटल्स में स्लाइटली मोर न्यूट्रल मोड में हैं। मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स करेक्ट भी हो चुके हैं, तो इसलिए उस हिसाब से शायद में डाउनसाइड कम रहेगा। लेकिन मेटल्स का एक नेचर रहता है एक सेक्टर का कि वो बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, तो इसीलिए इसको इन्वेस्ट करने के हिसाब से अगर देखें तो आपको थोड़ा टाइम फ्रेम अपना ज्यादा रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अभी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस सेक्टर में, ये हमारा व्यू है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर जिस स्थिति में इस समय बाजार है अमित, हम लोग यही चर्चा करते हैं कि ब्रॉडली बाजार पर शायद फोकस न किया जाए, स्टॉक स्पेसिफिक हुआ जाए, सेक्टर स्पेसिफिक हुआ जाए, इसीलिए हम लोग सेक्टर और स्टॉक्स की बात कर रहे होते हैं। एक और सेक्टर पे मैं फोकस करना चाहूँगा और वो है टेलीकॉम। जिस तरह से हमने देखा कि भारती ने अपने रेट्स बढ़ाए प्रीपेड कस्टमर्स के, फिर वोडाफोन ने बढ़ाए, जियो ने बढ़ाए, ये डिस्कशन अब चल रहा है कि शायद ये पूरा सेक्टर अब एक री रेटिंग के दौर से गुजरेगा। हमने मित्तल साहब को सुना, उन्होंने कहा कि आरपूस जो है वो 200 के लेवल पर आनी चाहिए और लॉन्ग रन में 300 तक पहुंचनी चाहिए, जो कि उनका एम्बिशन है। कब तक वो पूरा हो पाए वो देखना पड़ेगा। स्टॉक्स जो है वो लगातार चल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक तो पिछले 3-4 सेशन में करीब 40-50% चल चुका है। मैं जानना चाहता हूँ सेक्टर पर क्या व्यू है आपका? क्या आपको लगता है कि यहाँ से जो है कुछ बेट्स लिए जा सकते हैं, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे यहाँ पर? देखिए, टेलीकॉम में हमारा व्यू काफी टाइम पॉजिटिव रहा और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि बहुत टाइम तक हमने पेशेंस रखा कि सेक्टर एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो दिखाए। उसमें बहुत सारे हमारे को कभी सवाल भी फेस करने पड़े, लेकिन रीसेंट न्यूज फ्लो में डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। कंपनीज प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं और ये प्राइस इंक्रीज सिर्फ एक कंपनी का नहीं है। हमने देखा कि रिलायंस जो कि सबसे बड़ा ऑपरेटर है कंट्री में, उसने भी प्राइस हाइक लिया है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। हम ये मान सकते हैं कि कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा, बट आप किस हिसाब से देखेंगे इन कंपनीज के ऊपर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है और इंडिया के टेलीकॉम रेट्स आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है सेक्टर पे, लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज अलग है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए जो यूनिवर्स है, जो नंबर ऑफ कंपनीज है, वो बहुत कम होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 कंपनीज मिलेगी इन्वेस्ट करने के लिए प्योरली एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर, और उसमें हमारा प्रेफरेंस हमेशा भारती के लिए रहा है क्योंकि वो एक प्योर प्ले टेलीकॉम ऑपरेटर है। काफी अच्छा बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, उन्होंने अभी पैसा भी रेज किया है। रिलायंस का अपना एक रोल रहेगा, लेकिन रिलायंस के साथ क्योंकि बाकी बिजनेसेस भी आते हैं तो उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है अपनी वैल्यूएशन में। वोडाफोन हालांकि स्टॉक ने बहुत अच्छा बिहेवियर किया है लास्ट कुछ दिनों से, लेकिन मुझे अभी भी बहुत कंसर्न है बैलेंस शीट के ऊपर और उनकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो जब तक वो पैसा फ्रेश रेज नहीं कर पाएंगे और प्राइसेस और नहीं बढ़ेंगे, मेरा प्रेफरेंस भारती को ही एज अ टॉप पिक इन द सेक्टर रहेगा। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं तो 17,000 के नीचे भी निफ्टी आज स्लिप कर गया। LHC की आज बंद कहाँ पे होते हैं। सीमेंट के ऊपर आपका क्या व्यू बन रहा है? वहाँ भी काफ़ी वीकनेस। इनफैक्ट खबर तो यही आई है कि 20 से 50 रुपये का वहाँ पे प्राइस कट हुआ है पर बैग। इनफैक्ट विवेक का एक व्यू ले लेते हैं। उन्होंने काफ़ी डीलर्स से बात की है, बड़े सीमेंट डीलर्स अक्रॉस द कंट्री, और फिर आपके स्टॉक पिक्स और सेक्टर पे व्यू जानते हैं। विवेक, सीमेंट कंपनीज फोकस में है। इसका ये कारण है कि एजेंसीज कह रहे हैं कि 50 kg का जो बैग है, और ये टिपिकली यही बैग सेल करते हैं डीलर्स। अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना और ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी बड़े प्राइस कट लिए हैं। तेलंगाना में ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ पर बैग का कट लिया है, और इन तमिलनाडु 20 रुपये पर बैग का कट लिया है, और अगर आप देखेंगे तो 20 to 40 रुपीज़ पर बैग का कट लिया है केरला और कर्नाटका में। मोस्ट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज, तो आप अगर देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट, रैमको सीमेंट, ACC, हाइडेलबर्ग, इंडिया सीमेंट, ये सब कंपनीज ने प्राइस कट लिया है। और ये जो प्राइस कट्स हुआ है, इसका यही कारण है कि डिमांड बहुत कम हुआ है पिछले 2 हफ्ते में। अगर आप देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि ड्यू टू इरेटिक मानसून्स और अनएक्सपेक्टेड मानसून, जो मानसून एक्सपेक्टेड नहीं थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर, उसके कारण कई रुकावट आई है कामों में, और कई इंडिविजुअल होम बिल्डर्स और इंफ्रा एक्टिविटी में थोड़ा सा रुकावट आया है। इसके कारण सीमेंट कंपनी जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी इन्वेंट्री पड़ा है, उनका थोड़ा
नुकसान हो रहा है, स्पेशली क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री सीमेंट का भी है और हायर प्राइस जो कोल और पेटकोक के प्राइसेस है जो काफ़ी बढ़ चुके थे, वही प्राइस का इन्वेंट्री भी है। तो अगर आप देखेंगे तो Q3 सीमेंट कंपनीज के लिए थोड़ा मार्जिन प्रेशर हो सकता है और Q4 देखना होगा कि डिमांड रिवाइवल होता है या नहीं। राइट अमित, सीमेंट में क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे M&A की भी काफ़ी बज़ आ रही है, श्री सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, बहुत सारे नाम आते हैं, JSW सीमेंट भी बहुत अग्रेसिवली ग्रो करना चाहते हैं अपने बिजनेस, तो एक पोटेंशियल एक्वायरर के रूप में उनका नाम आ रहा है। लेकिन अदरवाइज भी ऑर्गेनिक ग्रोथ कहाँ सबसे अच्छी दिख रही है आपको? देखिए, जो इस समय सीजनल ट्रेंड्स के हिसाब से देखेंगे तो इस समय सीमेंट का सबसे ज्यादा डिमांड नॉर्थ में होता है, बिकॉज ये पीक कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाता है दिवाली के बाद टिल अबाउट अप्रैल मई। लेकिन इस बार शायद इस बात का भी चैलेंज है क्योंकि काफी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहां पर स्टॉप की गई है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। जहां तक बात रही साउथ की, साउथ में क्योंकि ये बारिश का सीजन होने के कारण डिमांड पे इम्पैक्ट हर साल आता है, पर इस साल तो खैर बहुत ही एग्रेसिव रेनफॉल है, तो इसलिए इम्पैक्ट इस बार और भी ज्यादा दिख रहा है। जहां तक बात रही व्यू सेक्टर के ऊपर, हमारा काफी पॉजिटिव है। हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ से प्राइसिंग सस्टेनेबिलिटी विल बी फार बेटर। जो अभी हम कट्स देख रहे हैं ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट 4 से 6 महीने का व्यू बनाऊं तो मुझे लगता है कि प्राइसेस रिबाउंड करेंगे। जैसे ही नॉर्थ का एक्टिविटी रिस्टार्ट होगा, जो कि हम लीड सिग्नल्स देख भी रहे हैं कि रियल एस्टेट में एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से नॉर्थ में प्राइसेस रिबाउंड करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और सेंट्रल रीजन में भी प्राइसेस सस्टेन करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो इसलिए हमारा व्यू सीमेंट में पॉजिटिव है। ओके, अब अमित आपसे एक व्यू अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उस पर भी लेना चाहेंगे। भारत और रूस के बीच जो बड़े डील्स होने वाले हैं, राष्ट्रपति पुतिन दौरे पर हैं, तो इसको लेकर भी काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आज दिख रहा था। तो इस सेक्टर को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, डिफेंस पे हम लोग काफी टाइम से पॉजिटिव रहे हैं। हमारा लेटेस्ट थीम नोट भी इसी बात को डिस्कस करता है कि डिफेंस में जो बहुत सारी पॉलिसी रिफॉर्म्स की गई हैं बाय द करंट गवर्नमेंट, वो बहुत सपोर्टिव रहेगी फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। ये काफी सारी कंपनीज जो प्राइवेट में कुछ पार्ट ऑफ द बिजनेस करती हैं, लेकिन लार्ज कंपनीज गवर्नमेंट ओन्ड हैं, उनमें पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लो, सस्टेनेबिलिटी काफी अच्छा दिखता है। लेकिन इस बारे में एक कंसर्न भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डिफेंस ऑर्डर्स हैं तो इनका बल्कीनेस, कि एक ऑर्डर आएगा और कंपनी का पूरा 2 साल 3 साल का ग्रोथ दिखना चालू हो जाएगा, उसको बहुत ही केयरफुली एनालाइज करना होता है कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी, उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा फ्लो दिखेगा। कभी कभार ऐसा भी रहता है कि एक क्वार्टर खराब हो जाता है क्योंकि माइलस्टोन पेमेंट नहीं आती, या एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उसका जो एग्जीक्यूशन है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो डिफेंस कंपनीज को वाई बेसिस पे देखना ठीक रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं, और हम लोग भी उसी बिजनेस को उसी तरह से एनालाइज करते हैं। एज फॉर द पिक्स, हमारा इस समय पिक्स में भारत डायनेमिक्स हमारा टॉप पिक्स में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऑल्सो हमें बहुत पसंद है एज अ स्टॉक, बट आई वुड वेट फॉर कि थोड़ा प्राइस करेक्शन आए, थोड़ा नेक्स्ट ईयर का विजिबिलिटी और बेटर हो जाए, तो एक वो अदर स्टॉक है जो हम डिफेंस में हमारे को टॉप पिक्स में रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आज समय निकालकर 18 नाउ स्वदेश पर हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए। तो फोकस आज, जैसा कि अमित भी बता रहे हैं, उन्होंने अपने टॉपिक्स भी बताए आपको, भारत और रूस पर फोकस है काफ़ी हद तक। जो